नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मणिपुर हिंसा पर हंगामे के गवाह बनी संसद के मॉनसून सत्र में अब सबकी निगाहें सोमवार से शुरू हो रहे अंतिम हफ्ते की कार्यवाही पर हैं। अंतिम सप्ताह में जहां लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, वहीं राज्यसभा में सरकार के समक्ष दिल्ली सेवा विधेयक पारित कराने की चुनौती है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में बड़ी राहत दे दी है और कांग्रेस राहुल की जल्द से जल्द संसद सदस्यता बहाली की जुगत में है। इसी बीच सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सदन में सियासी आर पार होना तय माना जा रहा है। बीस जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। अधिकतर हंगामे की भेंट चढ़ी सदन की कार्यवाही। मणिपुर हिंसा पर हंगामे की गवाह बनी संसद। अंतिम हफ्ते की कार्यवाही पर टिकी सबकी निगाहें। अंतिम हफ्ते की कार्यवाही में होगा सियासी आर पार। 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अधिकतम हंगामे की ही भेंट चढ़ता रहा है। मणिपुर हिंसा पर हंगामे की गवाह बनी संसद के मॉनसून सत्र में अब सबकी निगाहें सोमवार से शुरू हो रहे अंतिम हफ्ते की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। अंतिम सप्ताह में ही जहां लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, तो वहीं राज्यसभा में सरकार के सामने दिल्ली सेवा विधेयक पारित कराने की भी चुनौती है। खास तौर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटे हैं। संसद में सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से विहिप जारी किए गए हैं। समय कम, काम ज्यादा। मॉनसून सत्र में अब महज 5 कार्य दिवस ही शेष बचे हैं। सरकार के सामने उच्च सदन में न सिर्फ दिल्ली सेवा विधेयक पारित कराने की चुनौती है, बल्कि करीब 1 दर्जन विधेयक ऐसे भी हैं जो लोकसभा में या तो पारित हो चुके हैं या इन्हें पेश किया जा चुका है। इनमें डेटा संरक्षण विधेयक के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान, अंतर सेवा संगठन कमान, नियंत्रण, अनुशासन जैसे करीब 10 विधेयक हैं जो लोकसभा में पारित होने के बाद उच्च सदन में पारित होने का इंतजार कर रहे हैं। INDIA मध्यम मार्ग को लेकर गंभीर, लेकिन सरकार नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राज्यसभा में गतिरोध का समाधान ढूंढने में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मध्यम मार्ग समाधान की पेशकश की थी। हमने कहा कि आइए हम नियम 167 के तहत मणिपुर पर आपसी बातचीत से प्रस्ताव लाएं और इस पर चर्चा शुरू करें। सरकार ने संकेत दिया कि चर्चा 11 अगस्त को ही हो सकती है, लेकिन लगता है सरकार गंभीर नहीं। राहुल गांधी की एंट्री से बदलेगा माहौल। बीते दिन मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक से कांग्रेस खासा उत्साहित है। उसकी रणनीति अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में राहुल को आगे करने की है। पार्टी 8 अगस्त से पहले राहुल की सदस्यता बहाल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अगर समय रहते राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई तो राहुल गांधी भी चर्चा में हिस्सा लेंगे, जिसके चलते हम इससे कतई इनकार नहीं कर सकते कि राहुल विभिन्न मामलों को लेकर सरकार पर हमलावर होने से परहेज करेंगे, जिसके चलते सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सदन में सियासी आर पार होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो समय कम है और काम ज्यादा है और आखिरी हफ्ता ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका गौरव जी। हमारे साथ चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत चंद्रेश जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संगीता शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल आपसे ही रवि जी, मॉनसून सत्र का अंतिम हफ्ता जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा में पास हुए बिल राज्यसभा में पास कराना बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली सेवा विधेयक पास कराना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो पावर, जो अथॉरिटीज
वो उपराज्यपाल को देना चाहती है, क्योंकि असली लड़ाई 2024 की है। उससे पहले अधिकारियों का प्रमोशन से लेके अधिकारियों के तबादले तक का मामला पूरा इसी विधेयक के अंदर में आता है। और खासकर दिल्ली से अगर यह अगर पारित हो जाता है तो यह समझ लीजिए कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जो है उपराज्यपाल को मिल जाएगी। लगभग यह कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री की मेन पावर्स है वो सारी उपराज्यपाल के पास आ जाएंगी। ये पास कराना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी था और ये बहुत जरूरी भी है बीजेपी के लिए खासकर। लेकिन मैं समझता हूँ अब बात यह है कि राज्यसभा में पास कराने के लिए विपक्ष इसमें कितनी मजबूती के साथ खड़ा होता है, यह बात देखने वाली रहेगी। क्योंकि सोमवार को यह बिल पेश होना है राज्यसभा में और सोमवार के दिन ये पूरा हंगामेदार जाने वाला है, क्योंकि मात्र एक हफ्ता बचा है। बहुत सारे बिल अभी पास होने, करीब 1 दर्जन से ज्यादा बिल पास होने। और ऐसे में जो मेन बिल है, खासकर जैसे ये बिल है, खासकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष अड़ा हुआ है और खास कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव को लीड करें और उनके समक्ष ये पूरी बहस होनी चाहिए। वो कोशिश करेंगे कि 8 तारीख से पहले उनकी सदस्यता बहाल हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़े हैं और पूरा विपक्ष इस समय इसी पशोपेश में है कि सोमवार को जो दिल्ली सेवा विधेयक है इस पर बहस कितनी गर्मजोशी से होती है। और अगर होती है सरकार जो है, रूलिंग पार्टी जो है, वो कोशिश करेगी बहस कम से ठीक है। कम हो। कई सारे बिल हैं, लेकिन दिल्ली सेवा बिल को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। संगीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, दिल्ली सेवा विधेयक का राज्यसभा में पास होना मुश्किल नहीं लग रहा है। गणित में सत्ता की गरिमा है, अब आपके पास इसे रोकने का क्या कुछ विकल्प बचता है? देखिए रेशु जी, दिल्ली सेवा विधेयक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके विरुद्ध जाकर के भाजपा अध्यादेश लाई, तो भाजपा शुरू से ही एक तानाशाह की तरह कार्य करती रही है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, क्योंकि वो लोकतंत्र से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वो बस अपना प्रभुत्व चाहते हैं कि हर जगह बस वही बैठे हैं। उन्हें इससे सरोकार नहीं कि दिल्ली की जनता ने चुनकर के दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है और जो सर्विसेज हैं वो दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए ताकि काम ठीक से हो सके। हमने वहाँ की और लॉ एंड ऑर्डर को भी देखा है जो अभी केंद्र सरकार के पास है कि वहाँ उसके क्या हालात हैं। तो वो सारी चीजों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और एक तानाशाह की तरह रवैया अपनाना चाहते हैं। ठीक है, लोकसभा में मत उनके पक्ष में गया, लेकिन अभी राज्यसभा में प्रस्ताव आना है और उस पर मंजूरी होनी है। और देखिए, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है और विपक्ष की ये पूरी कोशिश है कि ये बिल जो है वो राज्यसभा में पास ना हो, उच्च सदन में पास ना हो और जो सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए वो दिल्ली सरकार के हाथ में ही ताकत रहे। ठीक है, इस पर एक जवाब ले लेती हूँ गौरव मिश्रा जी से, उसके बाद चंद्रेश जी के पास जाना है। गौरव जी। देखिए त्यागी जी, दिल्ली विधेयक जो है लोकसभा ने अपना मत स्पष्ट कर दिया, आपकी स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही होगी और ये समझने की आवश्यकता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यदि पूर्ण राज्य में उनको सारी शक्तियां चाहिए तो किसी पूर्ण राज्य में जाए, वहाँ चुनाव लड़े और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। रही राज्यसभा की जहां तक बात है तो राज्यसभा में भी हमारा बहुमत ज्यादा है। वहीं YSR रेड्डी हो या फिर बीजू जनता दल हो, पहले ही हाथ खड़ा कर चुके हैं, तो कहां से ये बहुमत लाएंगे? वही तो मैंने पूछा भी था संगीता जी से, वही तो मैंने पूछा भी था कि पूरा खेल तो यहाँ पर पूरा जो गणित है वो तो सत्ता का ही है। नहीं, सत्ता का नहीं है, न्याय का है, नीति का है। क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल जी की नीयत है सरकार को चलाने की, वो नीयत बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है और देश की सारी राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं। वहीं विपक्ष में भी जो आज ये अलायंस बना करके बैठे हुए हैं, उसमें भी कहीं न कहीं ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है कि किस तरीके से ड्राइविंग सीट जो है वो केजरीवाल के हाथ में चली जाए, किस तरीके से उनको पीछे किया जाए, यही सारा लुका छिपी का खेल चल रहा है। तो वहां भी ये एक मत नहीं है। वहीं जो राज्य के हित में, जनता के हित में काम करने वाली पार्टियां हैं, उन्हें साफ पता है कि केजरीवाल जी के हाथ में अगर शक्तियां जाती हैं तो ये वही काम करेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जिस दिन सुनाया, और वो भी बहुत स्पष्ट था। उसमें ऐसा नहीं था कि उसी क्षण इनको सारे आदेश दे दिए और फैसला करने के, और रात में 2:30 बजे जाकर के इन लोगों ने सतर्कता विभाग की
फाइलों के ऊपर डाका डालना शुरू किया, उसकी फोटोकॉपी कराना शुरू किया। तो ये नीयत बहुत साफ है। चलिए, दिल्ली सेवा बिल पर हम आएंगे, दिल्ली सेवा बिल पर हम आएंगे आपके पास वापस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर भी रोक लगाई है, इसको लेकर भी जरा बात कर लेते हैं। चंद्रेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है, अगले हफ्ते उनकी संसद में वापसी हो सकती है। चुनौतियों भरे सप्ताह में राहुल का साथ मिलना आपके लिए बड़ा समर्थन होगा? राहुल गांधी जी हमेशा जनता के बीच, जनता के मुद्दों पर लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। इन्होंने किस प्रकार से राहुल गांधी जी की आवाज को, विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश नापाक तरीके से किया, वो देश की जनता के सामने आ चुका है। सत्यमेव जयते, सत्य की ये विजय होती है, झूठ पराजित होता है, और ये पराजित हुए हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के मामले में भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से इस मामले को इन लोगों ने दुष्प्रचारित करने का काम किया, लोगों को भ्रम में डालने का काम किया, लोकतंत्र की आवाज को कुचलने का काम किया। आपने देखा कि एक ही दिन में सेकेंडों नहीं लगा, उधर जुडिशरी का कोई जजमेंट आता है और इधर तुरंत सदस्यता इन्होंने खत्म कर दिया। अब जुडिशरी का रिपोर्ट फिर आ गया है, जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। और क्या राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कब तक करेंगे, कितनी जल्दी करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है गौरव जी, राहुल गांधी की सांसदी यदि इसी सप्ताह में बहाल हो जाती है तो विपक्ष अधिक हमलावर होगा आप लोगों पर? नहीं, देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा को रोक लगाया है, समाप्त नहीं किया है, टर्मिनेट नहीं किया है, पहली बात। तो इनको अभी कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा और उन अदालतों में जाना ही पड़ेगा। ये समाप्त नहीं किया गया है सजा। तो जिस तरीके का ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये जीत है, जीत नहीं है, ये सिर्फ तत्कालिक प्रभाव से स्टे लगाया गया है। रही संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत जब उनकी बहाली होगी तो निश्चित रूप से वो सदन में आए, कोई इसमें समस्या थोड़ी है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने का काम राहुल गांधी जी करते हैं, तो ये लोकतंत्र को बचाने का काम है क्या किसी ओबीसी समाज को गाली देना, ओबीसी समाज को गाली देना, उत्तर प्रदेश के लोगों को भिखारी कहना, ये लोकतंत्र को बचाने का काम है? वहीं विदेशों में जाकर के भारत के मैं जवाब दूंगा, आपकी बात मैं यहीं पर आपको जवाब दे देना चाहता हूँ। बचाने की बात है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही पहले भी माफी मांग चुके हैं, बोलते हैं जानिए। अरे सर सुनिएगा, ओबीसी किसी मोदी जो टाइटल है किसी भी, चलिए इस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। ठीक है चंद्रेश जी, ठीक है चंद्रेश जी, आज के मुद्दे पर आते हैं क्योंकि मॉनसून सत्र का अंतिम सप्ताह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। संसद में जिस तरह की स्थिति है, आपका अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक रूप से कितना लाभकारी होगा? क्योंकि संख्या बल के मामले में तो मोदी सरकार को कोई चुनौती नहीं है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को लाने का मतलब होता है कि सदन के माध्यम से देश की जनता को हम बताएं कि यह सरकार जिन मुद्दों पर सत्ता में आई है उन मुद्दों पर असफल रही है। और निसंदेह मुझे लगता है कि मणिपुर की घटना को देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि यह सरकार सत्ता में बने रहने के लायक है। तो इस सरकार ने जनता के प्रति अपना विश्वास तो खोया ही है। सदन के माध्यम से इस सरकार की नाकामियों को हम जनता के बीच ले जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और सरकार के सामने कटघरे में खड़ा कर संसद में सरकार की गलत नीतियों का, गलत कृत्यों का हम बयान करेंगे और इसको जनता को बताने का कार्य करेंगे कि किस प्रकार से सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, किस प्रकार से ये सरकार में मणिपुर जनता रहा और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में व्यस्त रहे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी के मुद्दे पर कह रहे ओबीसी समाज का अपमान हुआ। मोदी सब ओबीसी का कौन सा समाज है बताइए? कहीं ओबीसी की जातियों में मोदी जाति है? मोदी एक टाइटल है, लोग अपने आप में मोदी लगाते हैं। मोदी लगाने से कोई ओबीसी थोड़ी हो जाता है, मोदी तो कोई ओबीसी की जाति नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लगाते हैं, ओबीसी में है, पूरा देश के मोदी को ओबीसी कर देंगे? मोदी टाइटल हर कैटेगरी के लोग लगाते हैं।
इसको चुना इन्होंने इसी मंच पर, अभी ये झूठ बोल रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? मणिपुर, आप देश के बारे में इतना चिंता करते हैं, मणिपुर चलिए ठीक है आपने जो भी सवाल उठाए हैं, ठीक है सर आपने जो अभी सवाल उठाए हैं इसका जवाब मैं गौरव जी से लूंगी, लेकिन चंद्रेश जी ये बताइए, ठीक है मैं इसका जवाब लूंगी गौरव जी से, लेकिन ये बताइए 2018 में भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, 199 वोटों से गिर गया था। देखिए, लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता का चुना हुआ शासन है। विपक्ष का काम है कि जिन मुद्दों पर सरकार सत्ता में आई है उन मुद्दों पर सरकार कार्य कर रही है नहीं कर रही है उससे सवाल पूछना, महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना। अब जब हम 2024 के चुनाव में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो उस सरकार का हिसाब किताब तो होना चाहिए, और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि सदन में प्रधानमंत्री के सामने उनका हिसाब किताब किया जाए और उस सदन के माध्यम से देश की जनता को बताया जाए कि इस सरकार ने निकम्मी सरकार है। अच्छा ठीक है, आपका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव से हिसाब किताब आ जाएगा। ठीक है सर, मैं आप ही की बात को बड़ी कर देती हूँ चंद्रेश जी, मैं आप ही की बात को बड़ी कर देती हूँ। कराई है, जनता को भ्रमित की है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, मणिपुर की घटना, अडानी घोटाला, महंगाई का बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना, हर मुद्दे पर ये सरकार असफल रही है। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताइए ना कि इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सबके सब गिर गए थे। सर, अविश्वास प्रस्ताव लाना बड़ी बात नहीं है, उसे साबित करने की भी चुनौती होनी चाहिए, वो चुनौती बड़ी बात होती है। तो वो इंदिरा जी की सरकार में यही अविश्वास प्रस्ताव लाते होंगे ना, वो तो लाने का काम इनका था। तो ये एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम सरकार ये झूठा अविश्वास प्रस्ताव लाते थे और हम सच्चा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। हमारे और इनके बीच में यही अंतर है कि ये झूठ की सवारी करते हैं, हम सच की सवारी। चलिए ठीक है, मैं संगीता जी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। संगीता जी। देखिए रेशु जी, पूरा विपक्ष चाहता था कि मणिपुर के मसले पर चर्चा हो, और नीति और न्याय की बात जो अभी मेरे बीजेपी के भाई कह रहे थे, बड़ा हास्यास्पद लगता है इनके मुंह से सुनना। मणिपुर में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, और हम देश में देख रहे हैं किस तरह से अराजकता फैलाने का माहौल वहाँ पे है। और मणिपुर में जो हुआ महिलाओं के साथ, रूह कांप जाती है सोच कर भी। तो सोचिए, उस मुद्दे पर ये सरकार अपने आप को पूर्ण बहुमत की सरकार कहने वाली, सबसे शक्तिशाली सरकार कहने वाली, उस मुद्दे पर सदन में बोलने को तैयार नहीं। तो विपक्ष के पास केवल एक ही रास्ता बचा था। आज सदन की हालत, जो संसद एक मंदिर कहा जाता है रेशु जी, उसके हाल ऐसे हो गए हैं कि अगर आप जनता के किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। पूरे मानसून सत्र के लिए कई सांसद जो है उनकी सदस्यता को रद्द किया गया, उन्हें रोका गया। तो देखिए, आप पूरे मानसून सत्र के लिए बाहर बिठा दिया गया। तो ये आवाज दबाने का बार बार काम करती है। लेकिन बीजेपी का चाल, चरित्र, चेहरा रेशु जी आज जनता के सामने है। जनता भी देख रही है कि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने लगातार सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन ये सत्ता पक्ष की सरकार आंखें मूंदे गूंगी बहरी बनकर बैठी रही और ये जवाब देने को तैयार नहीं थी। विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं था, अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा रेशु जी। बिल्कुल आपने सही कहा, इनके पास संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो संविधान ने अधिकार दिए हैं ये उससे विमुख नहीं हो सकते। ये कितने भी ताकतवर हो जाए, इन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब अब देना पड़ेगा। माननीय मोदी जी को विपक्ष के सवालों का जवाब सदन के पटल पर रखना पड़ेगा। मणिपुर की जनता और देश की एक एक महिला के जो सवाल है वो आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर बात होगी तो मोदी जी कहां भाग कर जाएंगे। तो हमने सारे विपक्ष ने भागने के रास्ते रेशु जी अब बंद कर दिए हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आप संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अब इनकी आब लौट चले की बारी रेशु जी आ चुकी है, क्योंकि झूठी सरकार, महिलाओं पर बात करके मुंह में दही जमाने वाली सरकार, इस सरकार का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने है। तो ये कितनी भी हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, जनता इनके झुटलावे में आने वाली नहीं है। और अब उसी दिन का इंतजार है कि जनता बातों में आएगी या नहीं आएगी, ये तो 2024 में तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल की एंट्री से क्या माहौल बदल सकता है रवि जी, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता अगर बहाल हो जाती है तो लोकसभा में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के सहारे सरकार पर अधिक हमलावर होगा। क्या इसलिए बीजेपी जानबूझकर राहुल के मामले में विलंब भी करवा सकती है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने सोमवार से हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं जहां कांग्रेस कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी करीब 8 तारीख तक
संसद बहाली हो जाए, और वही बीजेपी कोशिश करेगी कि इस मानसून सत्र में कम से कम संसद सदस्यता बहाल ना हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात बीजेपी भी जानती है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी की नुमाइंदगी होती है, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा मामला आता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर दबाव बन सकता है। तो लेकिन मैं समझता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बेशक से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, हाँ बहस जरूर होनी चाहिए और वो होगी भी, लेकिन उस बहस का भी फायदा तब होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीतिकरण ना करके उस मामले को कैसे दोनों समुदाय को समझाया जाए, वहाँ हालात स्थिर किया जाए, वहाँ जो जनता, कितने लोग मर रहे हैं, कितने दंगे हो रहे हैं, किस प्रकार से हालात बदले गए, जो गलतियां चाहे बीजेपी ने किया या नहीं किया, लेकिन इतना है कि बीजेपी को मणिपुर में भी और हरियाणा में भी दोनों जगह फायदा मिलता दिख रहा है, ये बात विपक्ष भी जानता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी सरकार, विपक्ष चाहेगा ज्यादा से ज्यादा जो है संसद सत्र में, इसी मानसून सत्र में दबाव बनाया जा सके, और ये सोमवार से देखने को मिलेगा कि पूरी तरह से हंगामेदार रहने वाला ये हफ्ता, और खासकर जो चुनौतियां लोकसभा में पारित करा ली गई बिल, लेकिन राज्यसभा में उन्हें कराना बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही आपने कहा, ये अंतिम हफ्ता जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।